तो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक की पॉइंट्स। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कि जो आपका बेस बनाएगा एक तरीके से। ओके, तो अगर हम बात करते हैं मेटिंग की, मेटिंग का मतलब क्या होता है? मेटिंग बिहेवियर, किसी के साथ सेक्सुअली इंटरेक्ट करना, ठीक है, सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, या फिर आप कह सकते हो कि मेटिंग करना, रिप्रोड्यूस करना, ब्रीड करना। अब ये मेटिंग बिहेवियर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसके बारे में इतना डिस्कशन करने की जरूरत है? तो आंसर इज यस, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हाउ वी चूज आवर मेट। ह्यूमन लाइफ की भी बात करें अगर, तो इसमें सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या होती है कि हम अपना पार्टनर कैसे सेलेक्ट करते हैं। सिमिलर बेसिस पे एनिमल्स भी अपना पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, और समटाइम विद अ ग्रेट डील ऑफ केयर, जिसमें कि बहुत सारा केयर इन्वॉल्व हो सकता है। मेटिंग सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है जब हम ये समझना चाहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करती है मेट को चॉइस करने में, और कैसी स्ट्रैटेजी काम करती है जो कि एक इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा सकती है। ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें इन्वॉल्व होता है इवोल्यूशनरी डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आप मेल एंड फीमेल में काफी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट देखोगे, काफी सारा डिफरेंशिएशन देखोगे। जैसे कि फीमेल जो है, फीमेल टिपिकली प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली फ्यूअर गैमेट दैट इज एग। जैसे फीमेल जो है बहुत लिमिटेड नंबर में एग को प्रोड्यूस करती है कंपेयर टू मेल। एंड फीमेल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी हाई होता है, मतलब जब वो एग प्रोड्यूस करती है वो एग काफी कॉस्टली होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस चीज का नंबर बहुत कम है ना उसे कॉस्टली माना जाता है, और जिसका नंबर बहुत ज्यादा है और सभी चीजों का जितना नंबर है उतनी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है तो उसे चीपेस्ट माना जाता है, कि वो उतना कॉस्टली नहीं है। क्योंकि फीमेल्स में लिमिटेड एग होते हैं तो इसलिए एग को कॉस्टली माना जाता है, और फीमेल को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एग को प्रोड्यूस करने में, या हर एक एग को प्रोड्यूस करने में। जबकि दूसरी तरफ अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल जो है वो बहुत सारा गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म का अगर आप नंबर देखते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, राइट? क्या सारे स्पर्म अपना काम करते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि इतने सारे स्पर्म रिलीज होते हैं लेकिन उनमें से हार्डली एक स्पर्म जो है सक्सेसफुल होता है। तो काम सिर्फ एक ने करना है लेकिन रिलीज इतने सारे होते हैं। तो यानी कि अगर मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेल के जो इतने सारे गैमेट है उसके लिए उसको इन्वेस्ट बहुत कम करना पड़ता है ऑन ईच ऑफ देम। यानी एक पे अगर मैं सिर्फ एक स्पर्म की बात करूं तो उस एक स्पर्म को प्रोड्यूस करने में फीमेल का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, क्योंकि वो एक साथ ग्रुप में पूरा प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नंबर बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द एग। जैसे ह्यूमन, यहाँ पे तो वैसे हम ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सोशल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। अगर ह्यूमन की बात करें तो फीमेल क्या करती है? फीमेल एट अ टाइम एक एग रिलीज करती है उसकी ओवरी से, लेकिन मेल क्या करता है? मेल उसके बदले में ना जाने कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज करता है। तो अगर दोनों को देखा जाए तो कॉस्टली कौन हुआ? एग कॉस्टली हुआ, क्योंकि वो एट अ टाइम एक ही रिलीज हो रहा है, और उस एक को रिलीज करने में फीमेल का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जाता है। जबकि मेल की तरफ से देखा जाए तो मेल एट अ टाइम बहुत सारे स्पर्म को रिलीज करता है, तो यानी मेल का एक स्पर्म को रिलीज करने में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, so these strong differences in the gamete investment between the sexes lead to the reproductive strategy between the sexes that in some cases conflict। और इन ये सब चीजें जो है रिप्रोडक्टिव सक्सेस में भी डिफरेंसेस लाती है, गैमेट के इन्वेस्टमेंट में भी डिफरेंसेस लाती है, और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकरार वाला एरिया भी देती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है यहाँ पे एक स्ट्रगल नेचर। फीमेल में स्पेंड मोर केयर देन मेल सेलेक्टिंग अ मेट ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ देयर गैमेट। यानी फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा अपना एनर्जी और अपना ध्यान इन्वेस्ट करती है एक मेल को सेलेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। वो जो चीज रिलीज करने वाली है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इवेंट और ब्रीडिंग इवेंट, वो चीज काफी कॉस्टली है।
इसीलिए वो किसी भी मेल के साथ मेटिंग करके उसको रिलीज नहीं कर सकती है। उसको चाहिए होता है कि एक ऐसा मेल सेलेक्ट करूं जो कि कैपेबल हो, और मेरा एग रिलीज होना जो है वो वर्थ इट रहे, उसका वेस्टेज ना हो। इसीलिए मेटिंग सिस्टम में एक वर्ड यूज किया जाता है दैट फीमेल आर वेरी मच चूजी। फीमेल बहुत ज्यादा चूजी होती है, बहुत सेलेक्टिव होती है। जब डार्विन स्टडी कर रहे थे एनिमल बिहेवियर को, तो उन्होंने ये चीज देखी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फीमेल जब मीटिंग पार्टनर ढूंढ रही है, एक मान लीजिए एक बड़ा सा जंगल है, फीमेल अपना मीटिंग पार्टनर ढूंढ रही है, मतलब कि पोटेंशियल मेल पार्टनर ढूंढ रही है। तो अगर उसको पहला मेल मिला तो जरूरी नहीं है कि उसी मेल से वो मेट करेगी। अगर वो पोटेंशियल नहीं है, मतलब वो उतना काबिल नहीं है, तो उससे मेट नहीं करेगी। तो इट इज नॉट द फैक्ट कि हाँ, फीमेल जिस पहले मेल को इनकाउंटर करेगी वो उसी के साथ मेट करेगी, ये मतलब ये हमेशा का केस नहीं है। हाँ, पहला मेल जो मिला वो पोटेंशियल मेट है, यानी कैपेबल है, वो उस लायक है, मेट करने लायक है, तब वो मेट कर लेगी। लेकिन अगर वो लायक नहीं है तो वो उसको स्किप करेगी और दूसरा मेट की तलाश में फिर से निकल जाएगी। ठीक है। तो ये चीज जो है, उम्मीद करती हूँ ये एक बेस था कि चीजें कहाँ से शुरू हुई। ठीक है। तो बार बार जैसे साइंटिस्ट पहले बहुत परेशान थे इस चीज को समझते हुए कि फीमेल्स इतनी सेलेक्टिव क्यों है, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कॉस्टली जा रहा है। एग उन्होंने प्रोड्यूस करना है जो काफी ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है। उसके बाद जो उनका ऑस्प्रिंग होगा, उस ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस उन्होंने करना है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि फिजिकली डैमेजिंग कंडीशन होता है। तीसरा, मैक्सिमम केस में मेल पेरेंटल केयर देती है, मेल इंक्यूबेट सॉरी फीमेल जो है पेरेंटल केयर देती है और एग को इंक्यूबेट करती है। तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, ये सब चीजें फीमेल का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट दिखाती हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस की तरफ में। इसीलिए फीमेल इतनी चूजी होती है। इसलिए वो रेडी नहीं है कि हाँ भाई कोई भी मेल मिले और मैं उसके साथ मेट कर लूं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। ओके। तो समझते हैं हम मेटिंग बिहेवियर। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि गलती से भी यहाँ पे हम ह्यूमंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन अपने आप में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है समझने के लिए। तो ये हम मेटिंग सिस्टम सोशलाइजिंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर रहे हैं, जो अपना सोशल बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कि मतलब एक साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, या ग्रुप में कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो जो ग्रुप में भी नहीं रहते हैं, लेकिन एनिमल्स में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, rather टू से एक्सेप्ट ह्यूमन, बाकी सब में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मेटिंग बिहेवियर। फाइन। तो अगर मैं मेटिंग बिहेवियर की बात करती हूँ, so the mating relationship between the males and female, they vary from species to species। मतलब कि स्पीसीज टू स्पीसीज ये मेटिंग बिहेवियर वैरी करता है। जरूरी नहीं है कि एक स्पीसीज में जैसा मिलेगा मेटिंग बिहेवियर वही सेम दूसरे स्पीसीज में मिलेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। वैरी करेगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा। मेटिंग बिहेवियर में मेन चीज होती है चूजिंग अ पोटेंशियल मेट फॉर हाई रिप्रोडक्टिव सक्सेस। एक अच्छा मेट सेलेक्ट किया जाए जो काबिल हो, जो पोटेंशियल जिसके पास हो, ताकि उससे रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा दिया जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस, या रिप्रोडक्टिव सक्सेस का हाई होने का मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्टिव सक्सेस हाई होने का मतलब है जो ऑस्प्रिंग पैदा होगा वो अच्छे कैरेक्टर के साथ होगा, बिना किसी डिजीज का होगा, ब्यूटीफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, हैंडसम होगा। ठीक है। यानी अगर ये सारी चीजें या सारे फीचर्स ऑस्प्रिंग में देखने को मिल जाती हैं, तो फीमेल का इतना चूजी होना सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो चाहती है कि हाँ, मेरा जो ऑस्प्रिंग हो, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा हो जो कि दूसरे जो कि अपने टाइम में जब उसका टाइम आए ब्रीडिंग का, तो वो बहुत सी फीमेल को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि एक फीमेल ने एक ऑस्प्रिंग को जन्म दिया और उस ऑस्प्रिंग में बहुत सी बीमारियां हैं, तो क्या वो ऑस्प्रिंग जिंदा रहेगा? नहीं, उस ऑस्प्रिंग की डेथ हो जाएगी। तो फीमेल का जितना इन्वेस्टमेंट था क्या हो गया? सब बेकार गया। उसका एग बेकार गया, उसका इतने टाइम तक एग को इंक्यूबेट करना बेकार गया, उसने जब उसे हार्बर किया तो वो बेकार गया, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया एज अ पेरेंट वो बेकार गया। ठीक है। और उसके बाद मतलब कि जो भी उसको फिजिकली मतलब हार्मनेस मिला उस दौरान, उस पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में, वो भी बेकार गया। कोई फीमेल ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कि उसका जो भी ऑस्प्रिंग हो वो बेस्ट से बेस्ट हो और वो गुड जीन्स के साथ हो। और उनको पता होता है कि जिस पार्टनर को मैं सेलेक्ट करूंगी, अगर वो पार्टनर अच्छा है
तो वो सारे कैरेक्टर वो उसकी ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होंगे। यानी जैसा फादर होगा वैसे ही जीन ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। फादर अच्छा होगा तो अच्छे जीन जाएंगे, और फादर अच्छा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक जेनेटिक रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ गुड कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अगर वो सारे कैरेक्टर एक मेल में हैं तो ऑब्वियसली आफ्टर लाइक मेटिंग वो सारे कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में भी जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो कोई भी कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा। इसीलिए फीमेल ऐसे मेल को सेलेक्ट करना चाहती है जो अच्छे, जो स्ट्रॉन्ग, जो ब्यूटीफुल कैरेक्टर के साथ हो, क्योंकि ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, इन सारे कैरेक्टर को गुड जीन्स के साथ लिंक किया गया है। बोला जाता है कि जो जो मेल जितना ज्यादा खूबसूरत होगा, हैंडसम होगा, जितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर होंगे, जितना कलरफुल वो होगा, वो उतना ही अच्छे जीन को प्रेजेंट करता है। समझ लीजिए उसका उतना ही अच्छा इम्यून सिस्टम है, उतना ही अच्छा उसके अंदर रेजिस्टिव एबिलिटी है। ठीक है, ये चीज होती है। इसीलिए फीमेल ऐसे मेल को सिलेक्ट करना चाहती है जिसके पास ये सब कैरेक्टर हो। इसलिए पहले ही जो मेल मिला है अगर उसके पास ये सब कैरेक्टर नहीं है वो उसको स्किप कर देगी, बोलेगी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो दूसरे पोटेंशियल मेल का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल मेल का मतलब हो गया कि वो सारे कैरेक्टर जो कि एक मेल को जो है सूटेबल मेल बनाते हैं। ठीक है, तो मेटिंग बिहेवियर जो है ये सोशल इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करता है, और इस मेटिंग बिहेवियर में एक मेल एक फीमेल के साथ मेट कर सकता है, या 2 on 1 हो सकता है कि दो इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल के साथ मेट कर रहे हैं, या फिर ग्रुप में मेटिंग चल रही है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, मेल दैट गैदर टू डिस्प्ले अ फीमेल इन मेनी बर्ड स्पीसीज। इतना ही नहीं, कुछ मेटिंग सिस्टम तो ऐसे होते हैं जिसमें कि मेल एक फील्ड में गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके पास जितनी बोलते हैं ना टैलेंट है, ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा टैलेंट का मतलब क्या होगा, जितना उनके पास टैलेंट है वो सब शो करते हैं ताकि फीमेल एक पोटेंशियल मेट को सेलेक्ट कर सके। मेट चॉइस कैन लीड टू द कॉम्पिटिशन अमंग वन सेक्स फॉर द मेट ऑफ अदर सेक्स। मेट चॉइस क्या करवाती है, यानी किसको सेलेक्ट करना है मीटिंग के लिए, उसकी चॉइस क्या करवाती है, सेम सेक्स में फाइट करवाती है। मान लीजिए कि एक फीमेल है और सामने दो इक्वली कैपेबल मेल हैं। फीमेल के पास क्या हो गया, फीमेल के पास आ गया कंफ्यूजन कि यार किसको सेलेक्ट करूं, दोनों ही तो अच्छे हैं। तो उस केस में क्या होता है, दोनों मेल में लड़ाई होती है। ठीक है, यानी दोनों मेल में जब लड़ाई होगी और जो जीतेगा वही उस फीमेल को जीत जाएगा। So the evolution of mating behavior was first analyzed by the Charles Darwin in 1971 in the theory of sexual selection. तो मेटिंग बिहेवियर को जो है सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद उन्होंने सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। अगर आज टाइम रहा तो आज ही हम सेक्सुअल सिलेक्शन भी समझेंगे। याशिका, जो फीमेल इतनी चूजी होती है ना, आपको लगता है कि वो खुद भी डिजीज को हार्बर करके रखती होगी? हम यहाँ सारी फीमेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल्स उन फीमेल्स की बात कर रहे हैं हु आर देमसेल्फ अ वेरी पोटेंशियल पार्टनर, और वो एक अदर पोटेंशियल मेट की तलाश में होती हैं। जिनके पास डिजीज कंडीशन है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। ओके, समझते हैं फीमेल मेट चॉइस क्या होती है। देखिए, मेट चॉइस इज ऑल्सो अ की एलिमेंट ऑफ मेटिंग सिस्टम। मोस्ट स्पीसीज, इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फीमेल आर चूजियर। ज्यादातर स्पीसीज में जो फीमेल होती हैं वही सबसे ज्यादा चूजी होती हैं। व्हेन पिकिंग अ मेट देन मेल्स, यानी मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल ज्यादा चूजी होती हैं जब अपना पार्टनर सेलेक्ट करने की बात आती है। तो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर दिस इज द हायर इन्वेस्टमेंट फीमेल मेक इन ईच गैमेट देन द मेल। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि फीमेल का जो गैमेट को प्रोड्यूस करने में इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट काफी हाई है कंपेयर टू मेल। ठीक है, इसीलिए फीमेल ऐसे भी किसी भी मेल को सेलेक्ट नहीं करती है अपने उस कॉस्टली एग के लिए, क्योंकि जो पोटेंशियल पार्टनर होगा ना वही तो उस एग को फर्टिलाइज करेगा। तो वो चाहती है कि ऐसा मेल हो जिसके थ्रू जो है मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम सन मिले, जिसके पास सेम कैरेक्टर आए। फीमेल में प्रेफर सर्टेन मेल फॉर द वराइटी ऑफ रीजन। फीमेल जो है कुछ सर्टेन मेल को बहुत सी वैरायटी ऑफ रीजन के कारण सेलेक्ट कर सकती है, इंक्लूडिंग द गुड जीन्स, जिसकी बात हम अभी कह रहे थे। मीनिंग दैट मेल हैज एट्रीब्यूट which predict better survivorship of the offspring, good potential parenting by the male, or possession of resources by the male that will support the offspring during their growth and development.
अब बात आती है कि चलिए फीमेल ने एक मेल को सेलेक्ट किया, राइट, उस मेल से फीमेल को क्या क्या मिलेगा, उस मेल से फीमेल को मिल सकता है पेरेंटिंग, कि हाँ भाई जो ऑस्प्रिंग पैदा होगा उसको ये एक साथ मिलके पेरेंटिंग देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या मिल सकता है, इसके अलावा जो भी रिसोर्सेस उस मेल से एसोसिएटेड रहेंगे वो रिसोर्सेस वो उस फीमेल के साथ शेयर करेगा, क्योंकि उस फीमेल के पास उस मेल का ऑस्प्रिंग है, ठीक है। तो रिसोर्सेस शेयर करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, एक तरीके से गुड जीन्स का सोर्स बनेगा। जब रिसोर्सेस शेयर करेगा तो ऑब्वियसली दैट विल पार्टिसिपेट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से फीमेल और मेल में जो इंट्रैक्शन होगा ना वो इस तरीके से बेनिफिशियल बनेगा। एडिशनली इन मोस्ट स्पीसीज फीमेल आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड पेरेंटल केयर। इन जनरल देखा जाए ना तो मैक्सिमम केसेस में जो है फीमेल पेरेंटल केयर ज्यादा देती है। फीमेल दैट केयरफुली सेलेक्ट देयर मेट आर एट अ लोअर रिस्क ऑफ लूजिंग देयर रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यानी ऐसी फीमेल जो कि स्पेसिफिकली अपना पार्टनर बहुत ध्यान से सोच समझ के और ऑब्जर्व करके सेलेक्ट करती है, चांसेस होता है कि ऐसी फीमेल को अपना रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट लूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि उसका जो बेबी होगा वो बेबी किसी भी हार्मफुल कंडीशन से सफर नहीं करेगा, अच्छे कंडीशन से, अच्छे कंडीशन में वो रहेगा। इसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। मेल्स में बी अंडर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन फॉर सर्टेन ट्रेड दैट आर फेवर्ड बाय फीमेल। यानी मेल्स में जो है बहुत कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि फेवर किए जाए, मतलब कि मेल्स के पास वो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। वो कैरेक्टर इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि वो फीमेल का फेवरेट कैरेक्टर है। अभी आप एक दो केस स्टडी देखेंगे कि फीमेल कुछ केस में इतनी चूजी हो जाती है कि अगर उसका जो फेवरेट कैरेक्टर है अगर वो उस मेल में नहीं मिल रहा है तो वो उस मेल को प्रेफर ही नहीं करेगी, ठीक है। सो मोस्ट फीमेल लुक एट दीज ट्रेट एज अ इंडिकेटर ऑफ देयर पार्टनर्स फिटनेस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक कैरेक्टर को वो इस तरीके से ट्रीट कर लेती है कि अगर वो कैरेक्टर है तो समझ लो वो मेल फिट है, और जिस मेल में वो कैरेक्टर नहीं है वो मेल अनफिट है। तो अनफिट वाले मेल को अगर मैं सेलेक्ट करूंगी तो मेरा सन भी अनफिट पैदा होगा, लेकिन फिटनेस वाले मेल को मैं सेलेक्ट करूंगी तो मेरा सन भी बहुत ज्यादा फिट पैदा होगा। ये होता है लॉजिक। Selection favor females that choose males that enhance the likelihood of her offspring success. यानी फीमेल ऐसे मेल को सेलेक्ट करती है जिसके द्वारा उसके ऑस्प्रिंग के सक्सेसफुली सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल विथ मोर इलाबोरेटेड ऑर्नामेंटेशन or that are more colorful can be displaying a good indicator of value as a mate and may win the chance to mate with the particular female. यानी जो सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो मेल जितना ज्यादा खूबसूरत होगा, जितने अच्छे उसके पास आउटर कैरेक्टर कलर होंगे, जितना अट्रैक्टिव वो देखने में होगा, उसके पास वो सारे कैरेक्टर जो हैं वो इस चीज के इंडिकेशन होंगे कि यस ही इज दैट पर्सन, ही इज दैट पोटेंशियल मेट जिसके साथ एक फीमेल मेट कर सकती है। और मैक्सिमम चांसेस है कि मैक्सिमम फीमेल की चॉइस वही मेल बनेगा। Although mating is important, it can be costly event. That is, female are predicted to be choosier about selecting their mate than the males because of the risk during the mating, such as aggression, disease transmission, which may be negatively impact the female's reproductive output. और फीमेल के चूजी होने का वजह यही है कि अगर वो चूजी ना रहे तो हो सकता है उसको जो मेटिंग पार्टनर मिले वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का हो, उसने बहुत सी डिजीज अपने अंदर हार्बर करके रखी हो, और अगर ऐसा हुआ तो वो एक हेल्दी रिलेशन में नहीं रहेगी उस मेल के साथ, और जो उसका ऑस्प्रिंग पैदा होगा उसमें भी वो डिजीज लग जाएंगे जो डिजीज एक मेल में होंगे अगर वो पोटेंशियल मेल नहीं है तो। ठीक है, क्या बात है भाई, आपकी अलग चल रही है यहाँ पे सरकारी नौकरी एंड ऑल, चल क्या रहा है। कृपया इस चैप्टर को जो है आप लोग दिमाग पे लें, कुछ बच्चे दिल पे लेके बैठ जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, कुछ अपना पर्सनल भड़ास निकाल रहे हैं। ओके, तो ये था फीमेल का मेट चॉइस क्या है, क्यों है, और क्या बेनिफिट दे रहा है। और ये अगर मेट चॉइस ना रहे तो फीमेल को मतलब कि क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फीमेल की मेट चॉइस
आपको समझ में आ गई होगी, इसकी एग्जिस्टेंस समझ में आ गई होगी, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेटिंग बिहेवियर की, तो मेटिंग बिहेवियर बहुत वैरायटी का हो सकता है, जिसमें से कुछ वैरायटी हमने यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज पॉलीगैमस, सॉरी मोनोगैमस, पॉलीगैमस। पॉलीगैमस के ही दो टाइप होते हैं, पॉलीगाइनस एंड पॉलीएंड्रस। ठीक है, मेक श्योर पॉलीगैमस को पॉलीगैमी भी कहा जाता है, पॉलीगाइनस को पॉलीगाइनी भी कहा जाता है, पॉलीगाइनी, एंड पॉलीएंड्रस को पॉलीएंड्री भी कहा जाता है, पॉलीएंड्री। नेक्स्ट आता है प्रोमिस्कस मेटिंग सिस्टम एंड लास्ट इज पॉलीगाइनी एंड्री। ठीक है, अब जैसे मोनोगैमी क्या होता है, मोनोगैमस को मोनोगैमी भी कहते हैं, मोनोगैमी। अब मोनोगैमी का मतलब ही हो गया क्या, 1 = 1 वाला, यानी एक मेल एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल जो है मिनिमम एक ब्रीडिंग सीजन के लिए और मैक्सिमम पूरी लाइफ के लिए एक साथ रह सकते हैं। तो मोनोगैमी में 1 फीमेल 1 मेल रिलेशन होता है एट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, पॉलीगाइनी या पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी होता है, पॉली मीन्स मल्टीपल, तो पॉलीगैमी मल्टीपल पार्टनर से रिलेटेड होता है। पॉलीगैमी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में क्या होता है, पॉलीगाइनी में मल्टीपल फीमेल होती हैं और उससे रिलेशन रखता है सिर्फ एक मेल, यानी एक मेल का रिलेशन मल्टीपल फीमेल के साथ होता है। पॉलीएंड्री में उल्टा होता है, इसमें एक फीमेल का रिलेशन मल्टीपल मेल के साथ होता है। और पॉलीगाइनी एंड्री में क्या होता है, मल्टीपल मेल का रिलेशन मल्टीपल फीमेल के साथ होता है। प्रोमिस्क्यूटी में क्या होता है, प्रोमिस्क्यूटी में भी सेम होता है, मल्टीपल मेल का रिलेशन मल्टीपल फीमेल के साथ होता है। ठीक है, तो मेटिंग बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें मेट की चॉइस मैटर करती है, चाहे किसी की तरफ से भी हो। इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन फॉर मेट मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड पेरेंटल केयर रोल प्ले करती है। इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से कि सेम सेक्स के बीच में कंपटीशन होता है कि जो जीतेगा वही उस फीमेल के साथ ब्रीड करेगा। ठीक है, क्लियर, ओके, ये सही है यार, क्या सही है जी? चलो, तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले मोनोगैमस को या मोनोगैमी को। मोनोगैमी क्या होता है? In species in which the mate remain together for the longer period, the relationship may be monogamous, that is one male and one female. In this kind of mating system, each individual mate exclusively with one partner over at least one breeding season and sometime for the longer. यानी यहाँ पे एक exclusive mating होती है। मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है एक मेल और एक फीमेल की आपस में इमोशनली कनेक्टेड रहने का, वो हो सकता है 1 ब्रीडिंग सीजन मिनिमम, और पूरी लाइफ हो सकती है मैक्सिमम। तो मोनोगैमी में एक तरीके से एक मेल सिर्फ एक ही फीमेल के साथ रहना पसंद करता है, उसके मल्टीपल पार्टनर नहीं होते हैं एटलीस्ट फॉर 1 ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, और इसीलिए हम इसे एक एक्सक्लूसिव मेटिंग कहते हैं, जिसमें और कोई आके इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब और किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया जाएगा। मोनोगैमस पीसेस जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल अगर हम देखें उनको, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि आप उनको देख के ये नहीं बता सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी यानी आउटर बॉडी लुक जो है बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, और उनके अंदर डिस्टिंग्विश करना इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम कहते हैं एक तरीके से कि इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता है, यानी सेक्स के बेसिस पे इनमें दो मॉर्फोलॉजी नहीं देखी जाती है। सेक्स के बेसिस पे यानी मेल एंड फीमेल के बेसिस पे दो मॉर्फोलॉजी नहीं देखी जाती है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं।
मोनोगैमस में जो है ईच इंडिविजुअल मेट करता है एक्सक्लूसिवली विथ वन पार्टनर, ठीक है, वो सिंगल ब्रीडिंग साइकिल के लिए हो सकता है या फिर उससे लॉन्गर चल सकता है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होने का मतलब है सेम लुक होना यानी सेम मॉर्फोलॉजी होना। लेकिन ध्यान रहे मोनोगैमस रेयर देखा जाता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और ठीक है, ये मोनोगैमस का अकरेंस रेयर होता है ऑर्गेनिज्म में, और अगर ये इन केस देखा भी जाता है तो 3 to 9% ही देखा जाता है। लेकिन मोनोगैमी का अकरेंस हाई होता है एवियन स्पीसीज में। एवियन बोले तो दैट इज बर्ड्स में। लगभग 90% ऑफ द बर्ड्स जो हैं वो, मतलब कि जो ये 3 to 9% में जो आते हैं उनमें से 90% पोर्शन बर्ड्स ऑक्यूपाई करती हैं, क्योंकि बर्ड्स में मोनोगैमी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती है, देखने को मिलती है, बट ये बहुत रेयर है अकरेंस में। पेरेंटल केयर इस मामले में दोनों देते हैं, मेल भी देता है फीमेल भी देती है, ठीक है। अब जैसे कि मोनोगैमस हम पढ़ रहे हैं, मोनोगैमस जो है हमने देखा कि मिनिमम एक ब्रीडिंग सीजन के लिए या मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए देखा जा सकता है। तो एक सीरियल मोनोगैमी भी होती है। सीरियल मोनोगैमी क्या होती है कि भाई एक ब्रीडिंग सीजन के लिए एक फीमेल के साथ एसोसिएटेड रहे, फिर दूसरे ब्रीडिंग सीजन में दूसरे फीमेल के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, तीसरे ब्रीडिंग सीजन में तीसरे फीमेल के साथ एक मेल एसोसिएटेड रहेगा, लेकिन तीनों के साथ कभी भी एक साथ एसोसिएटेड नहीं रहेगा। एक ब्रीडिंग सीजन में एक ही फीमेल को वो रखेगा, दूसरे ब्रीडिंग सीजन में दूसरी फीमेल को रखेगा, यानी फॉर वन ब्रीडिंग सीजन वो मोनोगैमी को प्रमोट कर रहा है, मोनोगैमी को फॉलो कर रहा है मेल, राइट। तो इसे हम सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। और ये जो है देखने को मिलता है मेनली उन ऑर्गेनिज्म में जो कि टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनके पास अपना इलाका होता है, अपनी टेरिटरी होती है, ठीक है। इसे हम सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल की पॉपुलेशन है जिसमें मोनोगैमी लाइफ टाइम बेसिस पे देखी गई है। ऐसा एक एग्जांपल प्रेजेंट करता है ओल्ड फील्ड माउस, जो जिसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखा गया है कि बहुत लंबे टाइम तक, लगभग लाइफ टाइम इसको कंसिडर किया गया है। इसमें भी वैरायटी देखी जाती है कि कुछ वैरायटी में जो है लाइफ टाइम देखा गया, कुछ वैरायटी में बहुत लंबे टाइम के लिए देखा गया, ठीक है। तो ऐसे आपको मल्टीपल एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो मोनोगैमस या मोनोगैमी की बात करें तो वही होता है, जैसे ये है मेल्स, तो एक मेल जो है एट अ टाइम एक ही फीमेल के साथ रिलेशन रखेगा, स्पेशली फॉर वन ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि हो गया एलिगेटर्स, स्वॉन्स हो गए, ब्लैक वल्चर हो गए, सिंगल ब्लैक स्किंक हो गया, पेंगुइन हो गए, स्नोई आउल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मीटिंग सिस्टम हमेशा एक्सक्लूसिव नहीं रहता है। बहुत से सिचुएशन में जो है मीटिंग सिस्टम वैरी कर सकता है। यानी अगर मैं कहूँ तो कोई ऐसा भी आपको एनिमल का ग्रुप मिल सकता है या ऐसा कोई स्पीसीज का एग्जांपल मिल सकता है जो कि मौका मिलने पे मोनोगैमी भी शो करे, मौका मिलने पे पॉलीगाइनी भी शो करे, मौका मिलने पे पॉलीएंड्री भी शो करे, मौका मिलने पे प्रोमिस्क्यूटी भी शो करे। ऐसे भी कितने ही ऐसे एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडिंग कि उनको अपना इन्वायरमेंटल कंडीशन और बाकी चीजों की अवेलेबिलिटी कैसे मिल रही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया स्नोई आउल का, स्नोई आउल को देखा गया है कि अगर खाने की कमी बहुत हो जाती है ना, यानी खाना बहुत लिमिटेड है, तो उस टाइम पे वो दो मेल के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, तो मोनोगैमी को उस टाइम पे ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये रहा आपका मोनोगैमस के कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोनोगैमी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन अगर आप इनकी बॉडी को देखते हैं तो आप मतलब पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि दोनों का जो आउटर मॉर्फोलॉजी है, बॉडी साइज है, आउटर लुक है, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो हम इनको पहचान नहीं पाएंगे कि हाँ इनमें से कौन मेल है या कौन फीमेल है, ठीक है। ओके, चलिए अब मोनोगैमस या मोनोगैमी रिलेशन को या मोनोगैमस ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। इनके कुछ भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे क्या और कितने स्ट्रगल इनको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मोनोगैमी जो है ऐसा नहीं है कि जितने एग्जांपल हमने देखे उतने में ही देखने को मिलता है। मोनोगैमी आपको फिशेस में देखने को मिल सकता है, कुछ स्पीसीज जो है फिशेस की उसमें देखने को मिल सकता है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में,
मैमल्स में देखने को मिल सकता है, मतलब रेयर केस है बट देखने को मिलता है। बट ज्यादातर कॉमन तरीके से ये बर्ड्स में देखने को मिलता है, कुछ रोडेंट में, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया किसका, एक रैट का, ओल्ड फील्ड रैट का, और कुछ प्राइमेट स्पीसीज में भी देखने को मिल सकता है। मेल्स और फीमेल का जो बॉडी साइज होता है और अपीयरेंस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मोनोगैमस सिस्टम में या मोनोगैमस मेटिंग सिस्टम में एक मेट गार्डिंग हाइपोथेसिस काम करता है। व्हाट इज मेट गार्डिंग हाइपोथेसिस? मेट गार्डिंग हाइपोथेसिस होता है कि अपने पार्टनर को गार्ड करके रखना। क्यों गार्ड करने की जरूरत है? मतलब गार्ड करके रखना मतलब क्या हो गया, एक तरीके से उसका बॉडी गार्ड की तरह काम करना। तो मोनोगैमस में मेट गार्डिंग काम करता है। बाय इवोल्यूशन उन स्पीसीज में जो मोनोगैमी शो करते हैं उनमें मेट गार्डिंग भी देखी जाती है। मेट गार्डिंग क्या होती है कि जब एक मेल की फीमेल पार्टनर रिसेप्टिव होती है, यानी सेक्सुअली जब एक्टिव रहती है, उस टाइम पे वो मेल अपनी फीमेल को अदर मेल से मेट करने से बचाता है। क्योंकि अगर कोई और मेल आकर उस फीमेल के साथ मेट कर लेता है तो मोनोगैमी ब्रेक हो जाएगी, राइट? तो उस केस में क्या करता है, उस केस में मेल अपनी फीमेल का ध्यान रखता है और उन मेल्स को दूर भगाता है जो कि इस मौके की तलाश में है कि हाँ भाई हमको मौका मिल जाए तो हम इस फीमेल से मेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो बस कोशिश करता है कि उसकी फीमेल पार्टनर को कोई और मेल आके फर्टिलाइज ना करे। इस चीज को प्रूव करने के लिए एक केस स्टडी भी देखी गई, दैट इज मेल डोनक में देखी गई है केस स्टडी। यहाँ पे मेल है, राइट? ये साइन आप देख सकते हैं, आपको पता होगा ये वाला साइन मेल का होता है, राइट? और ये वाला साइन फीमेल का होता है। तो यहाँ फीमेल का कोई साइन नहीं है, मैंने उल्टा इस साइन को ले लिया था। बोला क्या गया है कि अगर यहाँ पर मेल रहता है, ठीक है, कौन सा मेल, ये रहा पोटेंशियल मेल। जब ये पोटेंशियल मेल रहता है तो उस टाइम पे जो अदर मेल है उसका एक्सेस बिल्कुल नहीं है, मतलब कि वहां पे जो फीमेल प्रेजेंट है उस फीमेल के पास कोई भी अदर मेल नहीं आ सकता है, राइट? लेकिन जब उस पोटेंशियल मेल को यहां से रिमूव कर दिया गया तब देखिए अदर मेल का इनकाउंटर वहां पे कितना बढ़ गया है। और ये अदर मेल जो वहां पे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फीमेल को एक्सेस कर रहे हैं, यानी फीमेल के साथ मेट कर रहे हैं। मेल गार्डिंग समझ में आई? मेल गार्डिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आया? क्योंकि अगर मेट गार्डिंग अगर ना हो तो मोनोगैमी ब्रेक हो जाएगी, मोनोगैमी टूट जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मोनोगैमस रिलेशन में सिर्फ मेट गार्डिंग ही नहीं होती है, और भी चीजें होती हैं। मेट मेल असिस्टेंस हाइपोथेसिस, मेल असिस्टेंस हाइपोथेसिस क्या कहता है, देखिए। The male assistant hypothesis maintained that male remained with female to help them to rear their offspring. Monogamy is common among the bird, about 70% of which are monogamous, which that is the pairing remain intact during at least one breeding season. According to this hypothesis, monogamy is prevalent in bird because of the egg and the chicks take considerable amount of parental care. Most egg need to be incubated continuously, and if they are to hatch, and chick require almost continual feeding. It is therefore in the male's best interest to help to raise his youngs because he would have fewer surviving offspring if he did not. तो मेल असिस्टेंस हाइपोथेसिस क्या कहती है कि भाई तुम्हारे ऑस्प्रिंग है तो तुमको भी मदद करनी पड़ेगी पेरेंटिंग में। क्योंकि अगर एक फीमेल एग ले कर देती है तो उस एग को लगातार इंक्यूबेट करना पड़ता है, यानी एक पार्टनर को हमेशा उस एग पे बैठे रहना पड़ेगा इंक्यूबेशन के लिए, राइट? और अगर उस वो एग हैच हो गए, यानी उनमें से अगर बच्चे निकल गए बाहर, तो उनको लगातार फीड भी करवाना पड़ता है। तो अकेले अकेले अकेला पेरेंट तो ये कर नहीं सकता है, तो इन दैट केस मेल को फिर असिस्टेंस देना पड़ता है, यानी मदद देनी पड़ती है फीमेल को इन दिस पेरेंटिंग रिलेशन। इसलिए इनका रिलेशन एटलीस्ट एक ब्रीडिंग सीजन तक मेंटेन रहता है, क्योंकि उस ब्रीडिंग सीजन में जो है वो अपने ऑस्प्रिंग को इंक्यूबेट भी कर पाते हैं, हैच करवा के उनको कंटिन्यूस फीडिंग भी करवाते हैं। और अगर मेल मना कर दे ये सब करने से तो क्या होगा, उसका ही लॉस होगा, क्योंकि उसके ही ऑस्प्रिंग की डेथ हो जाएगी जो कि उसके जीन्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं मेल असिस्टेंस हाइपोथेसिस, कि अगर भाई ये तुम्हारे भी बच्चे हैं तो तुमको भी पेरेंटिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी मोनोगैमस में देखने को मिलता है। मोनोगैमस में फीमेल इनफोर्स मोनोगैमी हाइपोथेसिस भी काम करती है।
इसमें क्या होता है, जैसे दैट इज मेल मेट गार्डिंग हाइपोथेसिस में आपने देखा कि मेल अपनी फीमेल को बचाता है कि कोई और मेल उससे आके मेट ना करे। फीमेल इनफोर्स मोनोगैमी में क्या होती है, फीमेल अपने मेल पार्टनर को बचाती है कि दूसरी फीमेल आके उस मेल को अट्रैक्ट ना करे। क्योंकि जब ब्रीडिंग सीजन चलता है तो आपको पता है कि फीमेल जो है वो अलग अलग तरीके से मेल मेल पार्टनर की सर्च में निकल जाती है। ठीक है, तो वही बोला है, द फीमेल इंटरफेयर व्हेन मेल ट्राइज टू मेट विद अदर फीमेल बाय सेंसिंग द फेरोमोन। जब अपोजिट पार्टनर से फेरोमोन यानी कोई केमिकल क्यूज आ रहा है तो उसको सेंस करके जो है मेल पार्टनर दूसरे फीमेल के पास जा सकता है। तो इन दैट केस जो मोनोगैमी में इन्वॉल्व फीमेल है वो अपने मेल पार्टनर को रोकेगी, यानी वो फोर्स करेगी कि हाँ भाई तुम मोनोगैमी में हो, तुम इस मोनोगैमी को एटलीस्ट वन ब्रीडिंग सीजन तक मेंटेन रखो। The female enforced monogamy hypothesis suggests that the female stopped their male partner from being polygynous. यानी वो अपने पार्टनर को रोकती है कि हाँ भाई तुम इस रिलेशन को मोनोगैमी से किसी और टाइप के रिलेशन में चेंज नहीं कर सकते हो एटलीस्ट फॉर वन ब्रीडिंग सीजन। तो अगर जब वो इस तरीके से ये काम करती है तो वो मोनोगैमी को अपने प्रिवेंट कर रही होती है, बचा रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दैट इज मोनोगैमी।